गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको एक न्यूज़ देखने को मिलेगी। सस्पेक्टेड खालिस्तान ऑपरेटिव्स गन डाउन इन उत्तर प्रदेश। दरअसल में जो मुद्दा है ना, ये 18 दिसंबर में हमें जाना पड़ेगा। 18 दिसंबर को क्या होता है कि 3 लोगों के द्वारा, जो पंजाब के अंदर आपको पटियाला डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, वहां पर एक पुलिस पोस्ट थी, बख्शीवाला पुलिस पोस्ट। इसके ऊपर यहाँ पर इन 3 लोगों के द्वारा अटैक किया गया। जब बाद में पता लगा तो ये सामने आया कि जो 3 लोग थे ये बिलोंग करते हैं खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के साथ। बाद में पुलिस को जानकारी ये मिली, ये जो 3 लोग थे ये भाग के चले गए हैं उत्तर प्रदेश। तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया गया एंड फाइनली जब इन तीनों की लोकेशंस मिली तो आखिर इन तीनों को मार गिराया गया। ये पर्टिकुलर ऑपरेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो जो केजेडएफ था ना, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, वो एक टेरर ग्रुप है, उनके द्वारा ये चीज करी गई थी। ये जो ग्रेनेड अटैक था एंड फाइनली यहाँ पर पुलिस को इसके अंदर यहाँ पे कामयाबी हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है द हिंदू के फ्रंट पेज पे, वो यही है कि बांग्लादेश ने ना भारत को लिखा है जो शेख हसीना है उनके एक्स्ट्राडिशन के बारे में। और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कंफर्म किया है कि हमारे पास रिक्वेस्ट आई है एक्स्ट्राडिशन के लिए, पर एक्स्ट्राडिशन करना है नहीं करना है इसके बारे में भारत ने अभी नहीं सोचा। ऐसा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है। तो अभी हम कमेंट नहीं कर रहे इस मुद्दे के ऊपर। आने वाले समय में हम फाइनली कंफर्म करेंगे कि क्या इसके रिगार्डिंग प्रोसेस होगा, क्या ये करना है एक्स्ट्राडिशन या नहीं करना। दिस इज समथिंग दैट वी विल सीइंग इन फ्यूचर। पर बांग्लादेश की तरफ से रिक्वेस्ट जरूर हमारे पास आ चुकी है। दोस्तों, डेट है आज की 24 दिसंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है स्पीड गन के बारे में। देखो, कई बार आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा कि मान लो आप लोग गाड़ी चला रहे हो ऐसे, या तेज गाड़ी चला रहे हो एंड अचानक से पुलिस वाला फिर आपको यहाँ पे रोक लेता है कि भाई आप तो स्पीड लिमिट को आपने इंक्रीज कर दिया था। मेरे साथ भी ये सेम चीज हो रखी है। एक बार मैं गोवा गया था, वहां पर स्पीड लिमिट 60 थी और पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। उन्होंने बोला कि आपकी स्पीड 62 है। फिर मैंने एक इनडायरेक्ट तरीके से उनसे बात करी एंड अकॉर्डिंगली फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। बट एनीवेज, आपने कभी ये सोचा ये कैसे पॉसिबल है कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हमारी स्पीड कैसे नोट कर पा रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी है? द आंसर इज, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है किस चीज का। पहली चीज तो आप ये देखो, ये स्पीड गन ना किसी चीज को इस्तेमाल कर रही है। क्या चीज हो सकती है? यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। राइट। यहाँ पर ये जो गन होगी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करेगी, वो इस ऑब्जेक्ट के साथ हिट करेगी एंड अकॉर्डिंगली वहां से रिफ्लेक्ट होकर जो वापस हमें पता लगेगा, उससे कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है डॉपलर इफेक्ट का। राइट। डॉपलर इफेक्ट में पता क्या होता है? जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो या तो आपसे दूर जा रहा है या आपके पास आ रहा है ना। अगर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है, उस केस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम हो जाती है। राइट। ये होता है आपका डॉपलर इफेक्ट का प्रिंसिपल। इसी डॉपलर इफेक्ट के बेसिस के ऊपर ये जो स्पीड गन्स वगैरह हैं ये काम करती हैं। इनफैक्ट आप लोगों ने जब ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आप लोगों ने रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के बारे में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर भी जो आपकी हायर फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको ब्लू शिफ्ट वाले केस में देखने को मिल जाती है। रेड शिफ्ट वाले केस में आपको लेसर फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। ये सब बातें भी आपने पढ़ी होंगी। बाकी स्पीड वन का ये प्रिंसिपल होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो आजकल काफी ज्यादा इनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि स्पीड लिमिट के अंदर लोगों की गाड़ियां रहें एंड इस तरह से चीजों को यूटिलाइज किया जा पाए। अगर हम बात करें ना, वर्ल्ड वॉर 2 के समय इनको स्पीड गन्स को मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था एंड आज के समय तो सिविलियन यूज के लिए इस्तेमाल होती ही है। दरअसल में इसका जो मैकेनिज्म है वो डॉपलर इफेक्ट ही है, जिसको ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट क्रिश्चियन डॉपलर के द्वारा यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। एंड इनका कॉन्सेप्ट वही है कि ऑब्जेक्ट आ रहा है पास में तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, दूर जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। जैसे ये फ्रिक्वेंसी के अंदर चेंजेस आते हैं उसके बेसिस के ऊपर हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को यहाँ पे कैलकुलेट कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो स्पीड गन्स होती हैं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जैसे रडार स्पीड गन्स हो सकती हैं, लाइडार स्पीड गन्स हो सकती हैं। नाम से ही क्लियर है, रडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लिडार के अंदर आप लेजर लाइट का इस्तेमाल कर रहे हो। एंड आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो लेजर लाइट है वो बहुत हैवीली एक्यूरेट होती है, वेयर एज रेडियो वाली जो चीजें होती है, रेडियो वेव्स, वो कम एक्यूरेट होती हैं।
कई बार यहाँ पे इनको दिक्कत आती है प्रॉपर टारगेटिंग करने के अंदर रेडियो वेव्स की वजह से, पर जो आपकी लाइट वाली होती हैं उनके अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे प्रिसीजन चाहिए होती है वहाँ पर हम लाइट, लेज़र लाइट का इस्तेमाल यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। बाकी देखो, आप नोटिस कर पाओगे जैसे डॉपलर इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, ये आपका रेडार में केस में यूज़ हो जाएगा। वेयरएज़ ऑन द अदर हैंड यहाँ पर आप लेज़र लाइट फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर स्पीड को कैलकुलेट करते हो। एंड क्योंकि देखो ये एक्यूरेट ज़्यादा है, जो लेज़र लाइट है थोड़ी एक्सपेंसिव भी अपने आप में देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पे स्पीड गन के बारे में पता होनी चाहिए। एंड साथ साथ इसकी एप्लीकेशन ट्रैफिक के अंदर है ही है। एंड इसके अलावा स्पोर्ट्स हो गया, जैसे आपको देखना होता है कि बॉल की स्पीड क्या है, या कोई एथलीट भाग रहा है कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, या फिर कुछ और जगह के ऊपर रेसिंग वगैरह के अंदर आप लोग नोटिस करते हैं F1 के अंदर बात करते हैं कि कितनी स्पीड से वो मुड़ रहा है या मूव कर रहा है, तो वहां पर भी आप स्पीड गन्स का इस्तेमाल करते हो। बाकी इवन आपके इंडस्ट्रियल यूज भी आपको इसको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बता दूं, आज दोस्तों 24 दिसंबर है एंड आज हमारा जो पटेल नगर सेंटर है वहां पर आ रहे हैं डीपी अग्रवाल सर, ठीक है, 2:30 से लेकर 4:30 के बीच में। तो आप इन सेशन को जरूर ज्वाइन कर सकते हो। आप जो जानते होंगे कि सर यूपीएससी चेयरपर्सन रहे हैं फ्रॉम 2008 टू 2014, एंड जब ये चेयरपर्सन थे यूपीएससी के तो हजारों ही बच्चों के सर ने इंटरव्यूज लिए हैं। तो कैसे इंटरव्यू के अंदर हम 190 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ये डिस्कशन रहेगा। प्लस आपके जो भी डाउट्स होंगे इंटरव्यू के बारे में, है ना, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को बेटर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने इसका रजिस्ट्रेशन लिंक दे दिया है, प्लीज़ आप इसको ज्वाइन करिएगा। पटेल नगर सेंटर के अंदर आपको ये यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा मम्प्स वैक्सीन के बारे में। दरअसल में तमिलनाडु के अंदर ना जो मम्प्स के केसेस हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल गए हैं, जिस वजह से तमिलनाडु ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी है कि आप एक काम करिए, ये जो एमएमआर वैक्सीन है ना, मम्प्स मिजिला रुबेला वैक्सीन, इसको आप यूआईपी के अंदर डाल दीजिए। घबराने की कोई बात नहीं है, हम सारे एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, यूआईपी क्या है, एमएमआर क्या है, सब चीजें पढ़ेंगे। पहले मम्प्स समझ लो कि मम्प्स होता क्या है। दरअसल में ना आपके जैसे सिलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके ग्लैंड्स होते हैं जो आपके माउथ में पाए जाते हैं, जो कि सलाइवा, आपका जो थूक होता है उसको सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। एंड जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से किसी चीज को डाइजेस्ट करना, उसको स्वेलो करना, च्यू करना काफी आसान हो जाता है। अगर आपको मम्प्स होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे हो। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय पैरामॉक्सी वायरस, जिसको मम्प्स वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे स्वेलिंग हो सकती है, पेन होती है। जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरली माइल्ड रहते हैं, पर अडल्ट्स के अंदर काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलते हैं, मतलब एक बंदे ने खांसा या छींका तो दूसरे पर्सन तक ये फैल सकता है थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और क्या सिम्टम्स है, आपको फीवर हो गया, हेडेक हो गया, मसल एक हो गया, मसल्स में थोड़ा दर्द फील होता है, थकावट फील होती है, या फिर भूख लगना बंद हो जाता है। बाकी सलाइवरी ग्लैंड्स तो है ही है, वो तो मैंने आपको बताया ही है ना। एंड इसके अलावा ना आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर सूजन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जैसे मेल्स के केस में हो सकता है, या फिर इवन हम ब्रेन के केस में हम बात कर सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में आपको सूजन देखने को मिल सकता है, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिल सकती है, जिनको आप इंसेफ्लाइटिस बोल सकते हो, या इवन आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का मेनिंगाइटिस हो गया, या फिर ऑर्काइटिस हो गया। तो ये कुछ केसेस में ये पर्टिकुलर चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसका प्रोटेक्शन क्या है, देखो प्रोटेक्शन है एमएमआर वैक्सीन, ठीक है। ये तीन चीजों के अगेंस्ट है, मीजल्स, मम्प्स और रुबेला, ठीक है। ये जो वैक्सीन है ये सबसे इफेक्टिव यहाँ पे मानी जाती है। बचपन के अंदर अगर आपको 2 डोज इसकी मिल जाती है तो डेफिनेटली आपको इससे प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर लोगों के अंदर अच्छा खासा कवरेज हो चुका है तो उससे हर्ड इम्यूनिटी भी आ जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या, कि अगर आपके आसपास बहुत सारे लोग को ऑलरेडी ये वैक्सीनेशन मिल चुकी है तो फिर आपको फैलाने वाले कम होंगे ना, आपको फैलाने वाले कम होंगे तो आप तक भी नहीं आएगा ये। तो अगर 70-80% या उससे ज्यादा लोगों तक ये पहुंच चुका है ना, तो कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर फैलाने वाले जो कैरियर्स होते हैं वो काफी कम होंगे, जिससे कहीं ना कहीं आप भी बचे रहोगे इन पर्टिकुलर बीमारियों से। तो वो एक चीज हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी जो मैं कह रहा था कि यूआईपी के अंदर डालने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को बाय द तमिलनाडु। तो ये यूआईपी क्या है, दिस इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको 1985 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर ना सरकार 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज कवर करती है, जैसे डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, इसका आपने सुना भी होगा, डीपीटी के नाम से इनको बोला जाता है। इसके अलावा पोलियो, मीजल्स, रुबेला, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, जापानीज इंसेफेलाइटिस,
आपका निमोनिया और मेनिंगाइटिस। अब इसमें नोटिस करोगे कि मीजल्स तो ऐड है पर मम्प्स ऐड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मम्प्स के लिए भी वैक्सीन अगर होती सरकार जो फ्री में देती तो डेफिनेटली और भी अच्छा होता, ऐसा यहाँ पे तमिलनाडु का कहना है, ठीक है। बाकी हमने मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया था 2014 के अंदर, और हमारा फोकस ये था कि जो बच्चों को कहीं ना कहीं इम्यूनाइजेशन नहीं मिल पाया है, जो लेफ्ट आउट हो गए हैं, उन तक भी हम यहाँ पे पहुंच पाए ताकि सबको हम अच्छे से कवर कर पाए। उसके लिए मिशन इंद्रधनुष भी हमने स्टार्ट किया था। आई होप ये मुद्दा आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज स्माइल प्रोग्राम। अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली स्माइल। स्माइल स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम प्रोग्राम। आप लोग लॉजिस्टिक समझते हो ना। लॉजिस्टिक्स का मीनिंग बहुत ही सिंपल सा है। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक भी पहुंचाना है। इसमें आपके सारी चीजें आ जाती हैं, आपका स्टोरेज आ गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन आ गया, प्रॉपर ढंग से कैसे आप उसकी मार्केटिंग, आपकी पैकेजिंग और बाकी सब चीजें करते हो, वो सब लॉजिस्टिक का हिस्सा बन जाता है। पर मेजरली हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे, ठीक है। ये बात हमें क्लियर हुई। अब होता क्या ना, भारत में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम से कम हो। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम से कम होगी तो हमारे प्रोडक्ट जो होंगे वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे, कस्टमर को उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मान लो बहुत मैसिव पैसा खर्च कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, तो आपका प्रोडक्ट भी कॉरस्पॉन्डिंगली महंगा हो जाएगा, राइट। तो लॉजिस्टिक्स को ही बेहतर बनाने के लिए, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक स्माइल प्रोग्राम यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे स्टार्ट हुआ था, जहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि भारत सरकार और एडीबी इन दोनों ने मिलकर साइन किया था इसको। तो एक लोन हमें इसके अंतर्गत मिलता है, जो कि भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, एंड सामने एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो वहां से हमें लोन मिलता है ताकि हम अपना लॉजिस्टिक्स बेहतर बना पाए एंड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बेहतर कर पाए। ये दूसरा जो वर्ड है ना, एक तो लॉजिस्टिक मैंने आपको समझाया, इसके अलावा एक वर्ड है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, एमएमसी मैं इसको बोलना चाहूंगा। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में पता क्या होता है, मल्टी मोड। मोड का मतलब क्या होता है, मोड होता है कैसे आप ट्रांसपोर्ट करते हो, बाय फुट करते हो या बाय रोड कर रहे हो, बाय रेल कर रहे हो, है ना, बाय आप कहीं ना कहीं आपके जो वाटरवेज होते हैं उनके माध्यम से कर रहे हो, एयरवेज के माध्यम से कर रहे हो, ये सब मोड्स हैं, मोड्स। तो हम चाहते हैं कि हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। देखो मान लो कोई प्रोडक्ट कहीं पर आ गया, मान लो किसी पोर्ट के ऊपर आ गया, अब आगे पोर्ट के साथ आगे रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, फिर रोड के आगे रेल की कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, फिर रेल के साथ साथ कुछ वाटरवेज की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि एक जगह पे प्रोडक्ट आ गया फिर आगे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है आगे उसको पहुंचाने के लिए। तो आप खुद सोचो, फिर वहीं अगर ये सब नहीं होगा तो दिक्कत आएगी ही आएगी, हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो हमारी स्माइल प्रोग्राम है ना, ये इसी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को बेहतर करने के लिए कोशिश है, ताकि प्रॉपर पैसा मिले एंड ये सब चीज़ें हम कर पाएँ। तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है, आप इंस्टीट्यूशनल बेस आप स्ट्रेंथन कर रहे हो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसके अलावा वेयर हाउसिंग को हम बेहतर कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमारे ट्रेड लॉजिस्टिक्स के अंदर इनएफिशिएंसीज थी उनको और एफिशिएंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिस्टम्स हम यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं, ताकि लॉजिस्टिक्स में ना हम लॉजिस्टिक्स तो अच्छे करें बट इन्वायरमेंट का भी साथ साथ में ध्यान रखा जाए एंड प्राइवेट सेक्टर भी और साथ में आए। दीज आर द फोकस ऑफ दिस स्माइल प्रोग्राम के माध्यम से जो लोन हमें मिल रहा है। तो ध्यान रखेंगे क्या, ध्यान रखेंगे जो लोन मिल रहा है ये एडीबी के थ्रू है, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक हम जानते होंगे, इसका हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। 1966 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था 31 फाउंडिंग मेंबर्स के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके नाम में भले ही एशियन है, तो डेफिनेटली मेजर फोकस इसका एशिया के ऊपर है, पर एशिया के बाहर के जो और देश हैं वो भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं। जैसा आप नोटिस करोगे टोटल 68 मेंबर्स हैं, 49 जो हैं वो एशिया पैसिफिक से हैं, पर बाकी के जो 19 मेंबर्स हैं ना, दे आर नॉट फ्रॉम एशिया पैसिफिक, वो एशिया पैसिफिक के बाहर से हैं। एंड अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो जापान एंड यूएसए, ये दो देश इसके हाईएस्ट शेयर होल्डर्स हैं, लगभग 15%, 15.6% इसका टोटल शेयर्स है। उसके बाद फिर पीपल पब्लिक ऑफ चाइना आ जाता है, फिर भारत आ गया, फिर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एडीबी का आफ्टर जापान, यूएसए एंड चाइना। ये बातें कुछ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, इंडियाज फर्स्ट बायो बिटुमेन नेशनल हाईवे इनॉग्रेटेड। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। आप लोगों ने कभी बिटुमेन सुना है? बिटुमेन पता क्या होता है? ये कच्चे तेल से बनता है, क्रूड ऑयल से। एक्चुअल में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सुना होगा, है ना, आई थिंक 5th 6th क्लास में आप लोग पढ़ते थे। एक्चुअल में क्या होता है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर कोई भी चीज़ होती है उसको फिर क्या किया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे मान लो कच्चा तेल है,
अगर आप कच्चे तेल को यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर के अंदर डालोगे ना, तो होगा क्या, इस टावर के अंदर डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स वो सेपरेट हो जाएंगे। जो चीजें आपकी थोड़ी लाइटर होंगी वो हमें ऊपर वाली साइड देखने को मिल जाएंगी, जो हैवियर चीजें होंगी वो थोड़ा नीचे वाली साइड हो जाएंगी। तो क्रूड ऑयल का ही एक कंपोनेंट निकल के आता है बिटुमन, जो कि हमें यहाँ पे नीचे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एंड इसको हम यहाँ पे क्रूड ऑयल से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से हम बिटुमन हम प्राप्त कर लेंगे, या फिर इवन कई बार नेचुरली भी हमें पाया जाता है आपका जो बिटुमन होता है। तो इस तरह से एक हमें एक ब्लैक सब्सटेंस देखने को मिल जाएगा बिटुमन। अब इसका अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिल जाएंगे, इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब देखने को मिल जाएगा। अब बिटुमन बहुत ही अच्छा होता है किस चीज के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए, आपकी जोड़ने की एडहेसिव प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं इसके अंदर, जिस वजह से इसको कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर आप इस्तेमाल करते हो। अभी यहाँ पे लिखा था ना, रोड्स के लिए, छतों के लिए, रूफ्स के लिए एडहेसिव प्रॉपर्टी इसकी बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, तो बिटुमन इज वेरी गुड। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत है ये कच्चे तेल से आ रहा है, कच्चे तेल से आ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर परेशानी है इसकी, है ना। ये एक प्रॉपर मतलब ये क्या हुआ, ये फॉसिल फ्यूल बेस्ड बिटुमन हुआ। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा करें कि बिटुमन तो अच्छी चीज है, पर ये क्रूड ऑयल से आ रहा था, पर किसी और चीज से अगर हम इसको प्राप्त कर पाए तो क्या वो बढ़िया चीज नहीं है, बिल्कुल। तो इसीलिए हम लाए क्या, बायो बिटुमन। बायो बिटुमन को बायो एस्फाल्ट भी बोल सकते हैं, ये एक ऑल्टरनेटिव हुआ आपका बिटुमन का। तो इसमें कोई पेट्रोल नहीं है, तो दिस इज पेट्रोलियम फ्री है, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है। जैसे आपका बायोचार, बायोचार क्या होता है, बायोचार होता है आपका ब्लैक कार्बन, जो आपका बनता है अलग अलग बायोमास के सोर्सेज से। जैसे आप लोगों ने पराली सुना होगा, आपने प्लांट रेजिड्यू सुना होगा, उससे आप इसको बना सकते हो, आप वुड चिप से इसको बना सकते हो, राइट, मैन्योर से बना सकते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वेस्ट से आप इसको बना सकते हो। यानी कि प्रॉपर्टी वही है कि जोड़ने का काम करेगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम आएगा, रोड अच्छी बनेगी, तो काम वही है, बस कच्चे तेल से ना बन के हम कहीं ना कहीं आपके प्लांट रेजिड्यू वगैरह से इसको बना रहे हैं, बायो ऑयल से बना रहे हैं, उसको हम बोलेंगे बायो बिटुमन। तो डेफिनेटली इसके माध्यम से रोड कंस्ट्रक्शन और बाकी सब चीजें बहुत बढ़िया हो पाएंगी। इवन अगर हम बात करें ना, जो पराली जलानी होती है, स्टबल बर्निंग जो कुछ लोग करते हैं जिससे पोल्यूशन होता है, अब उसका भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई उसको हम क्या कर रहे हैं, जो आपका स्टबल था उसको इस्तेमाल कर लिया हमने बायोचार बनाने के अंदर, तो वो पोल्यूशन भी नहीं हुआ, एंड एट द सेम टाइम बायो बिटुमन भी बन गया। तो पहली बार इंडिया के अंदर जो बायो बिटुमन से बनी हुई जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। यहाँ पे नितिन गडकरी जी आप देख पा रहे होंगे, तो नेशनल हाईवे 44 इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ये पहली बार ये कंस्ट्रक्ट हुआ है बायो बिटुमन मटेरियल से, तो उसको इनॉग्रेट किया गया। तो आप नोटिस कर पाओगे ये जो बायो बिटुमन वाली जो सड़क है ना, ये और भी स्ट्रॉन्ग है, इट इज 40% स्ट्रॉन्गर देन जो ट्रेडिशनल असफाल्ट रोड होती है। तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप बिटुमन, बायो बिटुमन सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगले मुद्दे की तरफ आते हैं, दैट इज पोलर सनडाइल। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये पोलर सनडाइल होता क्या है। देखो, आप लोगों ने कभी सनडाइल देखा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सनडाइल कुछ ऐसा होता है, इसके माध्यम से ना आप टाइम निकाल सकते हो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा अपने घर के आसपास या स्कूलों में तो नहीं, बट काफी सारे म्यूजियम्स में ऐसी चीजें होती हैं जहां पर सनडाइल्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो, एक तो ना यहाँ पे क्या है, एक तो आपका डायल है यहाँ पे, ये पूरा डायल आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सारे नंबर्स मार्क्ड हैं कि ये देखो, यहाँ पर ये है 12, ये 1, ये 2, ये 3, 4, ऐसे पूरा टाइम मेंशनड है। ये आपका 8 आवर्स हो गए, है ना। इस तरह से आपका टाइम यहाँ पे मेंशनड है। एक यहाँ पर ना एक कुछ वस्तु लगी होती है जिसको हम नॉमन के नाम से बोलते हैं। ठीक है, अब सूरज की किरणें यहाँ पे गिरेंगी, सूरज की किरणें जब यहाँ पे गिरेंगी तो नॉर्मन का कुछ शेडो बनेगी। जैसे ये देखो, इसकी शेडो ये बन रही है, समझ पा रहे हो, ये इसकी शेडो बनी, और ये शेडो कहाँ पे पॉइंट कर रही है, ये शेडो पॉइंट कर रही है 2 की तरफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई अभी दोपहर के 2 बजे हैं। आप पूछोगे दोपहर के कैसे कह दिया, 2 तो बजे हैं। भाई रात में थोड़ी सूरज आ रहा है यहाँ पे, है ना। अगर मैं भारत की बात करूं तो रात में सूरज नहीं है, तो रात के समय ये काम नहीं करेगा, दिन के समय ये बता देगा कि हाँ यार, जब सूरज की किरणें इसके ऊपर गिर रही हैं तब अकॉर्डिंगली कितना यहाँ पे शेडो कहाँ पे गिर रही है, उसके हिसाब से हम इसका टाइम यहाँ पे बता देते हैं। ये होता है सनडाइल। कुछ ऐसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरह से भी आप इसको टाइम निकाल सकते हैं। जैसे इसकी भी शेडो यहाँ पे गिर रही है, तो जो भी यहाँ पे आई थिंक जो भी 1 बजे या 2 बजे जो भी टाइम लिखा होगा उतना टाइम हुआ होगा। तो इस तरह से सनडाइल के माध्यम से हम बहुत आराम से टाइम बता सकते हैं। तो ये सूरज की पोजीशन क्या है स्काई के अंदर, उसके हिसाब से
हमें टाइम ऑफ द डे हमें पता लग जाता है। तो डायल होता है, नॉमन होता है, स्टाइल होता है, ठीक है ना? इसके माध्यम से ये चीज़ें हमें इसका आइडिया लग जाता है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 4000 साल पहले भी इसको इस्तेमाल किया जाता था इस तरह के सनडायल्स को। एंड अर्लीस्ट नोन जो सनडायल है वो इजिप्शियन शैडो क्लॉक हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड जब रात होगी या फिर जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा उस दिन काम नहीं करेगा, तो डायरेक्ट सनलाइट होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सनडायल काम कर पाए, ठीक है? पर आपने एक चीज़ नोटिस करी, सनडायल से सिर्फ समय तो पता लग जाएगा, पर तारीख नहीं पता लग पाएगी, है ना? बड़ी दिक्कत आएगी तारीख ढूँढने के अंदर, है ना? या प्रॉपर टाइमिंग पता करने में के अंदर भी दिक्कत आएगी। अब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढा है किसने? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और उन्होंने डिस्प्ले यहाँ पे रखा है थुम्बा त्रिवेंद्रम, केरला, जहाँ पे यहाँ पे इसको मतलब एक नया करेक्शन यहाँ पे किया गया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये करेक्शन है क्या। देखो एक्चुअल में ना आप लोग जानते होंगे सूरज के बारे में, सन, है ना? और अर्थ के बारे में। अब टेक्निकली देखो यार, सूरज तो स्टेबल है ना? मतलब वो तो वहीं पर है, फिक्स्ड है। पर अर्थ मूवमेंट करती है। अर्थ की मूवमेंट की वजह से अगर आप सन का पाथ नोटिस करोगे ना, देखो सन मूव नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा सन मूव कर रहा है, पर अर्थ के रोटेशन के हिसाब से अगर आप सन का पाथ ट्रेस करोगे तो आपको ना वो इस तरह से 8 की फॉर्म में दिखने को मिलेगा। समझ रहे हो? जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी ना उसके साथ सूरज की अगर आप पोजीशन को ट्रेस करते रहोगे तो ऐसा 8 8 8 8 आपको ऐसे देखने को मिलता है। एग्जैक्ट 8 नहीं है ये, बट इसी के शेप के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनिलेमा कर्व। ये नाम आप ध्यान में रखिएगा, एनिलेमा कर्व इसको यहाँ पे बोला जाता है। तो ये 8 की फिगर का आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब ना हम ये नॉमन का इस्तेमाल ना करके, जैसे यहाँ पे था, इसको थोड़ा और एडवांस किया जा रहा है। यहाँ पर हम जैसे इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे और यहाँ पे इसकी जैसे शेडो बनेगी ना, उसके हिसाब से हमें एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट डेट वो भी हम यहाँ पे निकाल पाएंगे। ये इसके अंदर काफी एक बड़ा एक मेजर ब्रेक थ्रू हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पे, ये इंक्रीज यहाँ पे करा गया है कि एनालिमेटिक करेक्शन ये करा गया है अभी पोलर सनडायल के अंदर, जिसके माध्यम से हम डेट भी उसकी बता पाएंगे। इनफैक्ट ना यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया है, यहाँ पर आप नोटिस भी कर पा रहे होंगे, कुछ जगह के आपके कलर जो है वो आपको ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा, कुछ जगह के ऊपर आपका जो कलर है वो रेड देखने को मिल जाएगा। दरअसल में इस्तेमाल इसको इस तरह से करना है कि अगर मान लो जो आपका टाइम है वो दिसंबर से लेके जून तक का टाइम है ना, तब आपको यहाँ पे ब्लू कर्व का इस्तेमाल करना है। अगर जून से लेके दिसंबर तक का टाइम है तब आपको इस्तेमाल करना है आपका रेड कलर। उसके हिसाब से फिर आपको डेट मिलेगी, उसके हिसाब से आपको टाइम मिल जाएगा। एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे आप नोटिस भी कर पाओगे। तो काफी एडवांस्ड यहाँ पे पोलर सनडायल यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है? तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, दिस इज व्हाट एनालिमेटिक करेक्शन। तो आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन्होंने यहाँ पे बताया है, एग्जैक्ट आपका इंडिया स्टैंडर्ड टाइम बताएगा, लोकल सोलर टाइम बताएगा और साथ साथ ही डेट भी बताएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एनालेमा क्या होता है? एनालेमा कुछ नहीं होता, 8 की फिगर का आपका जो पैटर्न होता है उसी को एनालेमा बोलते हैं, जो कि सन बनाता है इन द स्काई ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और साथ साथ जो अर्थ का टिल्ट होता है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, उसकी वजह से ये चीजें इस तरह से फॉर्म होती हैं। एनालिमेटिक करेक्शन वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे वो मूवमेंट होगी, है ना? और साथ साथ इससे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? ये थुम्बा त्रिवेंद्रम, केरला के अंदर। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है? एक और टॉपिक हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू क्वांटम सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट तो हम सब लोग समझते हैं, है ना? सैटेलाइट तो हम सब लोग समझते हैं, जो वो होती है कन्वेंशनल सैटेलाइट। नॉर्मली हम जो सैटेलाइट को इस्तेमाल करते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, रिमोट सेंसिंग, इस तरह अलग अलग पर्पसेस के लिए करते रहते हैं। और जो कन्वेंशनल सैटेलाइट होती है ना, वो क्लासिकल बिट्स की फॉर्म में इनकोड होती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो होगी वो 0 या 1 की फॉर्म में होती है। और इनके अंदर जो सिक्योरिटी होती है वो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स के हिसाब से होती है, मतलब क्रिप्टोग्राफी का वहां पे इस्तेमाल किया गया है ताकि सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ाई जा पाए, है ना? इस तरह से ये काम करता है और इस तरह की बहुत सारी आपकी सैटेलाइट्स इस्तेमाल हो भी रही हैं। पर अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम क्वांटम सैटेलाइट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखो क्वांटम सैटेलाइट अपने आप में बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी, पता है क्यों? क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे इनके क्वांटम के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने ये जुड़वा मूवी देखी होगी। अब जुड़वा मूवी में एक जो कोई चीज करता था वो सामने वाला भी वही चीज करता था। इसको हम बोलते हैं एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट प्रिंसिपल आपने पढ़ा भी होगा क्वांटम फिजिक्स के अंदर, है ना? इसके अलावा आप लोगों ने क्वांटम जब स्टडीज आपने करी होंगी तो उसके अंदर आपने सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा। सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल क्या होता है? ये बात करता है कि 0 और 1 या मल्टीपल स्टेट्स एक ही टाइम के ऊपर हो सकती हैं। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के जो इंटरेस्टिंग ये फीचर्स हैं कि आप कहीं ना कहीं इंटेंगल्ड हो सामने वाले के साथ, जो भी स्टेट में एक जगह चेंज आएगा वो दूसरी स्टेट में भी कॉरस्पॉन्डिंगली अपने आप चेंज आ जाएगा। तो इसके माध्यम से ना, क्वांटम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कम्युनिकेशन है उसको काफी और सिक्योर किया जा सकता है थ्रू वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस भी।
ठीक है, चाहे आप थाउजेंड्स लाख किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो, तब भी ये चीज इस तरह से वर्क करेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वांटम सैटेलाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले 2 से 3 साल के अंदर हमारी क्वांटम सैटेलाइट एक बन भी जाएगी। ऑलरेडी चाइना वगैरह ने मतलब इस तरह की सैटेलाइट्स बना रखी हैं, जैसे इसका नाम था मीकियस, 2016 में चाइना ने जिसको बनाया था। तो यहाँ पर ये इंटेंगल्ड फोटोन्स का इस्तेमाल करते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया 2 से 3 साल के अंदर क्वांटम सैटेलाइट इस्तेमाल कर लेगा, मतलब उसकी बन जाएगी, एंड फिर हम उस क्वांटम सैटेलाइट को भेजेंगे। एंड इसका पर्पस क्या होगा, इसका पर्पस होगा कम्युनिकेशन के लिए ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, एंड उसको यहाँ पे इंटरसेप्ट करना, उसको ईज ड्रॉपिंग करना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी देखो, एक दिक्कत पता क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी ना, क्यों आप नोटिस कर पाओगे, अभी जो हमारी जो सैटेलाइट्स हैं या अभी जो हम कम्युनिकेशन के लिए चीज इस्तेमाल करते हैं, दैट इज आपका जो नॉर्मल आपका क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करते हैं। अब क्वांटम के अंदर स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स को भी एक तरह से उनको ना नलीफाई कर सकता है। ये एक दिक्कत आ सकती है। बाकी अदरवाइज अगर हम बात करें तो क्वांटम टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। सुपरपोजिशन मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो क्वांटम कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या होगा, बड़े आराम से आप कहीं ना कहीं ट्रांसमिट कर पाओगे इन्फॉर्मेशन को, ये इसका फायदा होगा। सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, राइट। अब चल लेते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो इन्फ्लेशन के बारे में है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने हिस्ट्री के रिगार्डिंग, इसको आप ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है दैट इज विद रिगार्ड्स टू फोर्ट विलियम कॉलेज, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको जो परसों या आई थिंक सैटरडे होमवर्क दिया था, वो था एक था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। देखो ये वाली चीज मैंने कई बार डिस्कस करी है। दरअसल में ना हमारे सामने जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट है ना, ये 1960 का जो एक्ट है उसके माध्यम से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 1962 के अंदर। तो ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ईपीए के अंदर ये नहीं बना। तो फर्स्ट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, ये ऑलरेडी पूछा भी गया है, मतलब आई थिंक 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है एनटीसी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल भाई कई बार डिस्कस हो गया ये भी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज डेफिनेटली द करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ, सॉरी ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली विल बी द राइट आंसर। जो आपका ईपी है ना, उसी के माध्यम से ठीक है काम किया गया था, नेशनल गंगा काउंसिल को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, राइट। तो ये बातें आप पता आपको है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दिया था बीटा के बारे में कि आखिर बीटा क्या होता है फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। देखो बीटा का मीनिंग बहुत ही सिंपल सा होता है। एक्चुअल में लेट से आप कोई इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हो, लेट से आप निफ्टी की बात कर लो, आप सेंसेक्स की बात कर लो। कई बार हम बोलते हैं ना यार निफ्टी आज 1% ऊपर गया, या सेंसेक्स आपका 1% ऊपर गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये इंडेक्स है, ये ऊपर नीचे जाएंगे, डेफिनेटली सही बात है। अब हो सकता है यार आपने भी कुछ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया हो, मतलब हो सकता है एक स्टॉक है, लेट से मान लो कोई एक स्टॉक है। अब लेट से सेंसेक्स गया 1% ऊपर और आपका स्टॉक गया 5% ऊपर। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि यार आपका वाला स्टॉक काफी ज्यादा वोलेटाइल है, काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। मतलब सेंसेक्स 1% ऊपर जाता है, आपका स्टॉक 5% ऊपर, सेंसेक्स 1% नीचे जाता है, आपका स्टॉक 5% नीचे। अगर मतलब इस तरह से है ना, तो इट इज क्लियरली शोइंग कि आपका जो स्टॉक है काफी हैवीली वोलेटाइल है। हाउएवर ऑन द अदर हैंड, मान लो सेंसेक्स 1% ऊपर जा रहा है और आपका स्टॉक सिर्फ आधा परसेंट ही ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, जो भी इस तरह से है, उस हिसाब से वो दिखाएगा कि आपका स्टॉक काफी हद तक स्टेबल है। मार्केट में कैसी भी फ्लक्चुएशंस आती हैं उसका आपके स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। यही है दरअसल में बीटा। बीटा की वैल्यू अगर लेट से 1 से कम होती है तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका स्टॉक कम वोलेटाइल है, उतनी मूवमेंट यहाँ पे नहीं आती। वेयर एज अगर मान लो 1 से बड़ी है, ठीक है ना, उस केस में अगर मान लो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आती है तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है। तो बीटा कुछ नहीं है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आपके फ्लक्चुएशंस, आपके स्टॉक के फ्लक्चुएशंस को दिखाता है एज कंपेयर टू द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। इसीलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इतना पता होना काफी रहेगा, ठीक है, हालांकि डिटेल्स इसकी काफी ज्यादा हो जाती हैं, बट फिर भी फ्रॉम यूपीएससी परस्पेक्टिव दिस शुड बी फाइन। क्वेश्चन 3 जो मैंने आपको दिया था कि इंडियन हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसेस कैसे आए थे, तो दरअसल में आप नोटिस कर पाओगे यार, देखो टोटल 389 आपको असेंबली की स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, जिसमें से 296 थे ब्रिटिश इंडिया के लिए सीट्स थी एंड 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। इसमें भी आप नोटिस कर पाओगे तो 4 सीट्स थी ना, वो चीफ इलेक्शन सॉरी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस के लिए थी, एंड बाकी जो 292 सीट्स थी वो आपके जो आपके गवर्नर प्रिंसेस थी वहां पर से आपको देखने को मिल जाती हैं। अब ये जो 93 वाली सीट्स थी जो प्रिंसली स्टेट्स के रिगार्डिंग थी, यहाँ पर तो इनको नॉमिनेशन किया गया था, दे वर नॉमिनेटेड, है ना। जो आपके
प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड्स थे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपके जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस, ये दरअसल में इनको क्या किया गया था, दे वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यहाँ पे लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, आपकी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन्होंने इलेक्ट किया था। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। बाकी ध्यान में रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर गांधी जी नहीं थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी किसके अंतर्गत थी, इट वॉज फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ये बात भी आपको अंडरस्टैंड यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बात करने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो ये कुछ 5 स्टेटमेंट्स आपके सामने, इनको आप ट्राई करिएगा एंड मुझे कमेंट्स में बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, सॉरी लास्ट क्लास में, उसमें था कि ओरांस रुन्स जो है वो दरअसल में हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है, राजस्थान के अंदर है, इसीलिए फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, दिस आर इन राजस्थान। बाकी आईरिस 2 की बात करें तो नासा नहीं था यहाँ पे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी, राइट, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। बाकी जो बात करें लोवरे म्यूजियम की बात करें तो डेफिनेटली दिस इज इन फ्रांस पेरिस, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।